नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, और हम ज्योग्राफी से नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्राकृतिक वनस्पति आखिर कहते किसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। और उसके बाद में हमने भारतीय वनों को, जो वनस्पति है उसको हमने 5 भागों में बांट लिया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़ लिए थे। वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। फिर हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पढ़ लिए थे, जो कहाँ पाया जाता है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। और इनको भी हमने आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम कंटीले वन और झाड़ियाँ। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात, थोड़े चैनल को यार शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। ज्ञान जो है ना, बांटने से बढ़ता है ना, कि चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं, फिर मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। शुरुआत में आप सब लोग बड़े जोश में होते हैं, हाँ मैडम बनाइए बनाइए, हम सब पढ़ेंगे, और फिर पढ़ने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यार शेयर कर दिया करो, जो भी मतलब जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तो एनसीईआरटी ज़रूरी है ना। और इसके अलावा आप लोग जो मतलब ज्योग्राफी से जितने भी बच्चे हैं आपके कांटेक्ट में हैं, कोई वुमन घर पे रह के पढ़ रही है, उन सबको शेयर कर दो यार चैनल थोड़ा सा, ताकि ग्रो करने में मदद करे। और लड़के जो होते हैं वो बहुत से ग्रुपों पे ऐड होते हैं, तो यार 1-2 ग्रुपों में शेयर कर दो कि कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, ज्योग्राफी से अगर कोई तैयारी करना चाहता है, तो अगर ग्रुप्स पे शेयर करते हैं तो चैनल ग्रो करता है एकदम से, है ना। तो थोड़ा सा यार ध्यान रखो। मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मदद करो यार, थोड़ा सा कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स अपने नीचे लिखा करो प्लीज़। और ठीक है, बाकी देखते रहो, पढ़ते रहो। कंटीले वन और झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे वनस्पति कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाएंगे, कंटीले वन और झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, मतलब हमारी साइड में पाई जाती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में। हमारे भी ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे, तो फिर भी थोड़ी कम पाई जाती है, इनके अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां। तो आपसे कोई पूछ ले, देखो यूफोरबिया किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, तो अपने साइड पाई जाती है और अपन को पता ही नहीं है। यूफोरबिया मैंने आज खुद पहली बार पढ़ा, इतनी बार मैंने वन पढ़े होंगे, यूफोरबिया का नाम नहीं पढ़ा। ऐसी चीज़ें मिलती हैं भाई साहब एनसीईआरटी में, ये इसीलिए एनसीईआरटी है। और फिर हम पूछेंगे, सोचेंगे अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, यूफोरबिया का तो नाम ही नहीं सुना कभी। अब ये लिख रखा है 9th क्लास के एनसीईआरटी में, तो किस तरह के पादप, अकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ, मतलब किसी पादप का ही ये दूसरा नाम होगा, अपन को पता है, लेकिन हो सकता है कई बार यही नाम छाप देते हैं वो लोग। इनकी जड़ें लंबी होती हैं और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं, जिनमें वाष्पीकरण कम हो सके। शुष्क भागों में कंटीली झाड़ियाँ और पादप पाए जाते हैं। तो जड़ें कैसी होती हैं, इनकी लंबी, ताकि नीचे से पानी सोख कर ला सके, और ऊपर की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए, सिंह, शेर, जंगली गधा, घोड़े और ऊँट पाए जाते हैं। जो अपने राजस्थान में नॉर्मल जानवर पाए जाते हैं उन्हीं की बात हो रही है। फिर है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर मिलता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। तो पर्वतीय भागों में दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, वनस्पति में अंतर पाता आता जाएगा। नीचे की तरफ अलग तरह की वनस्पति, ऊपर की तरफ अलग तरह की वनस्पति। ये देखो, इसने 4 प्रकार के पेड़ दिखाए हैं, ये चारों प्रकार के पेड़ थोड़े अलग अलग है। तो यही बताएगा ये। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, आर्द्र और शीतोष्ण कटिबंधीय वन, 1000 से 2000 मीटर। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। तो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें ओक और चेस्टनट मेन है। फिर 1500 से 3000 की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी, अब इनकी आकृति शंकु वाली हो जाएगी, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1500 से 3000 में कौन से, शंकुधारी, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, पेड़ों के नाम पूछे जाते हैं भाई, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ये नाम।
ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों और दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं और अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इससे थोड़ा ऊंचाई पर चलेंगे तो घास के मैदान मिलते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है और सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इनके मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है और अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास मैदानों में विलीन हो जाते हैं, जिनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों का पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। तो 3600 मीटर की ऊंचाई के आसपास दोस्तों अल्पाइन वनस्पति, जिसमें सिल्वर फर, इस जूनिपर, इस पाइन, बर्च आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जो लंबाई होती है वो कम होती है, ठीक है। और उससे ऊपर अगर हम चलें तो उससे ऊपर वैसे वन तो खत्म हो जाते हैं, घास के कुछ प्रकार पाए जा सकते हैं, जैसे कि मांस, काई, लीचन आदि टुंड्रा प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। तो हमने 3 प्रकार के वन पड़े। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले ओक चेस्टनट है ना। 1500 से 3000 में शंकुधारी है ना, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। और उसके ऊपर ये कह रहा है थोड़ी घास के मैदान आ जाते हैं। और फिर थोड़ा और ऊपर चलेंगे 3600 मीटर की ऊंचाई पर तो फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के बाद में घास के मैदान और फिर अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाएंगे, जैसे कि सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये प्रकार के वन। और उसके ऊपर चलेंगे तो हम क्या पाई जाएगी, टुंड्रा टाइप की वनस्पति जिसमें घास उगी होती है, मांस, लीचन आदि तरह की घास उगी होती है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामर्ग, चितारा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स और कहीं कहीं लाल पांडा और घने बालों वाले भेड़ बकरियां पाई जाते हैं। जैसा कि ठंडे मौसम में पाई जाती है वैसे पशु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब लास्ट हमारा है मैंग्रोव वन। बड़ा इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वन में से तो हमारी आरएएस और मतलब आईएएस वगैरह के एग्जाम्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और अपने भी एक क्वेश्चन आता ही आता है कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं वहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो यह याद रखना खारे पानी में होते हैं दोस्तों ये वनस्पति, तटवर्ती क्षेत्रों में। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी हुई रहती है। तटों में पाई जाती है बालू मिट्टी में। पौधों की जड़ें कहाँ होती है, पानी में होती है, मतलब पानी में ही खड़े रहते हैं ये पौधे, दलदली क्षेत्रों में होते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति, जहाँ भी इनके डेल्टा है मतलब ये बंगाल की खाड़ी में ही तो गिरती है सारी नदियाँ, तो नदियों में गिरती हैं वहाँ पे किनारे पर यह वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पे जो गंगा का डेल्टा है पश्चिमी बंगाल में उसका नाम सुंदरवन पड़ा है, यही सुंदरी वृक्ष के नाम पे। नारियल, ताड़, क्योंडा, एंगार इनके वृक्ष पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों में सबसे इम्पोर्टेंट तो है सुंदरी और उसके बाद में नारियल, ताड़, क्योंडा और एंगार आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, अपने सुंदरवन में दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर बड़े फेमस हैं जो वाइट कलर के टाइगर होते हैं। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। तो ये है हमारे मैंग्रोव वन, ठीक है। अब वन्य प्राणियों की बात करते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं अपने यहाँ पे? 90,000। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 90,000 पशु और 2,000 से ज़्यादा पक्षी, यह विश्व की कुल प्रजाति का 13% है। और मछलियां यहाँ पे 2,546 प्रजातियां पाई जाती है जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। तो हाथी अपने सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः, हमारे मरुस्थलों में तो गधे और ऊंट ही रहते हैं अपने मरुस्थलों में। तो भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा,
छोटा मृग और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य उदाहरण हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, ये सब वन संरक्षण अधिनियम भी आएगा इसी चैप्टर में। भारत विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पे शेर बाघ दोनों पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे लॉयन भी पाए जाते हैं और टाइगर भी पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल में है तथा बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड में। तो शेर तो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? गिर के गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। और बाघ हमारे एमपी में और झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। आपको पता है बर्फ में क्या पाई जाती है? याक, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल है और लगभग 1 टन का होता है। मतलब बैल जैसा ही होता है लेकिन बड़े बड़े बाल होते हैं याक के। तिब्बती बारहसिंगा, भारत भारल मतलब नीली भेड़ और जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कियांग मतलब तिब्बत के जंगली गधे होते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नदियाँ, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो घड़ियाल जो होते हैं वो मगरमच्छ जैसा ही होता है, घड़ियाल भी, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है और घड़ियाल का मुंह पतला होता है। देखा अंतर, समझे क्या आपने? मतलब छिपकली जैसा होता है घड़ियाल, मुझे तो एकदम छिपकली जैसा लगता है, जैसे बड़ी छिपकली हो ना वैसा टाइप्स लगता है। इधर देखो, एशियाई शेर केवल केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, है ना। ये लंबे बालों वाले शेर होते हैं ना, जो दुर्गा माता रखती थी अपना, वैसे वाले शेर जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर। कुछ पक्षी की प्रजातियां जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे ये कुछ मतलब अखबारों की फ़ोटो दिखी है। ये कुछ क्या आगे क्या लिखा भाई इन्होंने? इनमें मांस, अंडे भी इनसे हमें प्राप्त होते हैं। मछली से हमें पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़ों, फलों और वृक्षों के परागकण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। तो पक्षियों का काम क्या होता है दोस्तों? कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, फलों और ये जो पेड़ होते हैं इनके परागकण बिखेर देते हैं प्रकृति में, इसीलिए तो फिर वन उगते हैं, है ना, और हानिकारक कीड़ों को खा जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना योगदान होता है, तो उनका संरक्षण भी अनिवार्य है। हर एक जो पशु पक्षी अपने यहाँ पे है, इन सब का प्रकृति में अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अतः उनका संरक्षण भी हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया गया है, मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों का अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है और लगभग 1300 पादप प्रजातियां हमारी संकट में है। कितनी संकट में है? 1300। और 20 प्रजातियां तो हमारी विनष्ट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी है। जीव भी बहुत सारे संकट में है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है और रासायनिक औद्योगिक अवशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश तथा कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई असंतुलन के कारण है। तो क्या क्या असंतुलन के कारण है? एक तो हमने शिकार कर दिया लालच में आके, दूसरा हमने औद्योगिक अपशिष्ट नदियों वगैरह में बहा दिए, प्रदूषण हो गया, विदेशी प्रजातियां हम कई सारे ले आते हैं जो हमारी देशी प्रजातियों को नष्ट कर देती है, इसके अलावा वनों की कटाई कर दी, ये सब इनके कारण है। देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि देश में 18 जीव मंडल नीचे मतलब आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व सरकार ने घोषित किए हैं। इसमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमार और अमरकंटक की गणना विश्व के बायोमंडल
निश्चय में की जाती है। देखो देश में ना 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जिसमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिसे विश्व के मतलब यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व में मतलब विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बायोस्फीयर रिजर्व की वो दर्जा उन्हें दे दिया है। तो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व देख लो कहाँ कहाँ है। एक तो सुंदरवन में है, एक मन्नार की खाड़ी में। सुंदरवन में आपको पता ही है कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। मन्नार की खाड़ी आपको पता ही है श्रीलंका के पास में। नीलगिरी आपको पता ही है दक्षिणी भारत में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नौकरे कहाँ भाई, नौकरे का सब में है क्या? ये सब आप अभी मैप में देखेंगे और एक अपनी कॉपी में एक मैप बनाएंगे और उसमें सभी अंकित करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है, मिलवाया जाता है ये कहाँ है। ग्रेट निकोबार निकोबार में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग भी असम की साइड में है, डिब्रू सिखोवा भी असम साइड में मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। अगस्त्यमलाई कहाँ हो सकता है, आई थिंक सिक्किम में है या कहाँ है। कंचनजंगा, कंचनजंगा तो आपको पता ही है सिक्किम में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अमरकंटक भी मध्य प्रदेश में। कच्छ गुजरात में है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में है। शेषाचलम आई थिंक तमिलनाडु में है और पन्ना एमपी में है। ये हमारे वो वायुमंडल रिजर्व है जिन्हें विश्व के वायुमंडल रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। 1990 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी। मतलब बॉटनिकल जो गार्डन होते हैं उनको भी गवर्नमेंट तकनीकी सहायता देती है। शेर संरक्षण के लिए, गैंडा संरक्षण के लिए, भारतीय भैंसा संरक्षण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी सरकार ने बनाई। शेर संरक्षण मतलब जैसे नहीं चलते, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया है ना, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बना रखी है। देश में 101 नेशनल पार्क हैं, 553 वन्य जीव अभ्यारण्य, कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। तो ये संख्या याद रख लो, कितने तो हमारे नेशनल पार्क हैं और कितने हमारे अभ्यारण्य हैं। तो 101 नेशनल पार्क और 553 हमारे अभ्यारण्य हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब तक संभव है जब तक कि प्राकृतिक पर्यावरण का अंत विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ये था लेसन, लेकिन बीच में हमने कुछ मैप वगैरह छोड़ दिए, वो मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ पे आते हैं और इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान है कच्छ का रण। सारस जो होते हैं ये वाले, ये शीत ऋतु में इंडिया में आते हैं साइबेरिया से। और ये कहाँ आते हैं? मोस्टली कच्छ का रण। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती हैं वहाँ पे लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमियोंग हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें अपने घोंसले बनाती है, बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? तो बिल्कुल यह हमारी कीमती धरोहर है। ये प्रोजेक्ट बच्चों को दिया है, ये समाचार पत्र काट कर लाए हैं ऐसे। हाँ, इसमें हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और ये सब दिए हैं। तो ये आपको ना सिर्फ इसमें देखना है बल्कि आपको अपनी कॉपी में बनाना भी है और भरना भी है, क्योंकि अभ्यारण्य हमसे बहुत अधिक पूछे जाते हैं। बाकी अब जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों के एनसीईआरटी पढ़ेंगे उनमें डिटेल में आ जाएंगे, और फिर हम जब अपना सिलेबस वाइज चलेंगे तो भी भारत की भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो उनमें डिटेल में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें यहीं से अपना बेस बना के चलना है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। सरिस्का कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है ना। ऐसे ही पोचेरम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बांदीपुर कहाँ है? ऐसे आपको पता होना चाहिए, है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें दी है। औषधीय पादप, औषधीय पादपों के नाम वैसे तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी में अलग से सारणी बना के दे दी, तो आई थिंक हमें यह पढ़ लेनी चाहिए। एक बार मैं पढ़ा देती हूँ। भारतीय समय में प्राचीन काल से मसालों और जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 पादपों का तो निरंतर उपयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिनमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं तथा 49 पादप विनिष्ट होने के खतरे पे हैं। मतलब देश में बहुत सारे आयुर्वेदिक पादप यूज किए जाते थे, जिनमें से अब 52 पादप अभी संकटग्रस्त है और 49 तो उनमें से ज़्यादा ही उनकी हालत ख़राब है। भारत में औषधीय प्रयोग में आने वाले पौधे, दोस्तों ये हमसे ना इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अच्छा ऐसे पौधों के नाम बताओ 3-4 जो हमारे औषधीय प्रयोग में आते हैं, जैसे हमने तुलसी, नीम ये सब यूज़ करते वैसे वाले। तो सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। रक्तचाप मतलब हार्ट बीट्स जो अपने बढ़ जाती है उसके लिए उपयोग होता है।
ठीक है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। वायुसारी और मूत्रवर्धक है तथा इसमें पाचन के गुण भी पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग के लिए भी सहायता करता है। दोस्तों, जामुन का पेड़ हमारे घर पे था और उसके जो बीज होते हैं ना, उनको इकट्ठे करके मेरे बड़े पापा बनाया करते थे पाउडर, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी का डायबिटीज़ है। तो ये तो चीज़ मैंने भी देखी है कि इसमें निदान में सहायक होता है ना जामुन। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायक होता है और रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है और इससे प्राप्त जो गोंद होती है वो शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होती है। नीम को आपको पता ही है, हम जब बचपन में बीमार नहीं हो जाते थे, तो बीमार हो जाते थे तो फिर हमें 5-6 दिन तक, अगले दिनों तक मम्मी गर्म पानी में नीम की पत्तियाँ डाल के उस पानी से ही नहलाया करती थी। एंटीबायोटिक होता है नीम, है ना, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप होता है जुखाम और खांसी की दवा में इसका तुलसी पादप तो अपने घर में, हर एक घर में इंडियन में मोस्टली तुलसी होती है, और गांव में तो बड़े बड़े घर होते हैं। तो आपको बताइए, हमारे घर के भी बीचों बीच तुलसी थी और जुखाम वगैरह हो जाती थी तो तुलसी की पत्तियाँ, वैसे भी मम्मी मोस्टली सर्दियों में तो चाय में तुलसी की पत्ती डालती थी। मम्मी कहती है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है तुलसी खाने से, है ना, तो मम्मी वैसे भी डालती थी। कचनार, फोड़ा और दमा के रोगों के लिए, अल्सर जो होता है ना पेट में, उसके लिए अच्छा होता है और इस पौधे की जड़ और गली पाचन में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो, कौन कौन से औषधि के पादपों में प्रयोग होते हैं और इनकी बीमारियों। अच्छा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कई सारी जगह से बिलोंग करते हैं और कई सारे पादप हमारे ऐसे होते हैं जो हम देसी दवाइयों के रूप में यूज़ करते हैं। क्या इनके अलावा ऐसा कोई और पेड़ है जो आप लोग देसी दवा के रूप में यूज़ करते हैं और किसकी दवा के रूप में यूज़ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, तो वो आप लोग बताइएगा। आज के लिए इतना ही, पाठ हमारा पूरा हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय 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 बाय।